बादल कप्पा और बिजली कभी अपने पुराने दोस्तों से मिलने सागर वाले जंगल में आते हैं। उन दोनों के पास एक पुरानी पोटली थी जिसमें उन दोनों की चीजें थी। वो दोनों पति पत्नी सबसे पहले कोमल चिड़िया के घर जाते हैं। बिजली, चिड़िया ने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है, हम 1-2 दिन यही रहेंगे। पति जी, कोमल चिड़िया मेरी पुरानी जानने वाली है, हम 1-2 दिन क्या यहाँ पूरा हफ्ता रहेंगे। ऐसा कहते हुए बिजली कभी कोमल चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। कोमल चिड़िया दरवाजा खोलती है। बिजली बहन, बादल भैया, आप बिना बताए ही आ गए। कोई बात नहीं, आइए आइए। कोमल चिड़िया उन कपों को अपने घर में ले जाती है। कोमल बहन, बहुत दिनों से तुम्हारा बादल भैया बोल रहा था कि मुझे पुराने जंगल के पक्षियों से मिलना है, इसीलिए सोचा इन सर्दियों में हम अपने पुराने दोस्तों के पास जाते हैं। बिजली बहन, ये तो आप दोनों ने बहुत अच्छा किया। इन दिनों हमारे जंगल में ढेर सारा दाना भी है और फल भी। अब तो हम सब अपने घरों में बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन भी बनाते हैं। क्या कहा चिड़िया बहन, स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन? क्या तुम्हें गाजर की खीर बनाना आती है? हाँ बिजली बहन, खीर तो मैं बहुत मजे की बनाती हूँ, क्या तुम खाओगी? हाँ चिड़िया बहन, मुझे खीर बहुत पसंद है। एक बार मैं किसान के घर में खीर खाने गई थी, लेकिन कमबख्त किसान ने मुझे वहाँ से भगा दिया। तो ठीक है दोस्तों, आज मैं तुम दोनों को गाजर की खीर ही बनाकर खिलाती हूँ। कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और गाजर की खीर बनाने लगती है। बादल कप्पा और बिजली कभी अपनी पोटली रखते हैं और आराम से घोंसले में लेट जाते हैं। थोड़ी देर बाद कोमल चिड़िया भी खीर बना लेती है। वो सभी मिलकर बहुत मजे से खीर खाते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया बहन, क्या इस जंगल में मीठे मीठे फल भी हैं? हाँ बिजली बहन, ढेर सारे मीठे मीठे फल हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। चिड़िया बहन, मेरे लिए मीठे मीठे सेब लाना, तुम्हें तो पता है मुझे सेब बहुत पसंद है। हाँ हाँ बादल भैया, मुझे सब मालूम है। फिर कोमल चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और जंगल में से मीठे फल लेने चली जाती है। रास्ते में चिड़िया को कबूतर मिलता है। चिड़िया बहन, कहाँ जा रही हो? कबूतर भैया, मेरे घर में बिजली और बादल आए हैं, मैं उन्हीं के लिए मीठा फल लेने जा रही हूँ। चिड़िया, वही चोर कौवे? तुम्हें तो पता है चिड़िया, पिछले जंगल में उन कौवों ने मेरी पत्नी का सारा मेकअप चुरा लिया था। कबूतर भैया, ये बहुत पुरानी बात है, अब तो कौवे बहुत बदल चुके हैं, अब तो वो चोरियां नहीं करते होंगे। बादल कप्पा घोंसले में सोया हुआ था। बिजली कभी उठती है और चिड़िया के घर को देखने लगती है। बिजली कभी दूसरे कमरे में जाती है, वहाँ एक अलमारी थी। बिजली कभी वो अलमारी खोलती है तो उसमें एक पोटली थी। ये पोटली कैसी है? खोलकर देखती हूँ, शायद इसमें कुछ खाने को मिल जाए। बिजली कभी वो पोटली खोलती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस थैली में एक सोने का हार था। सोने का हार, जो मैं आज तक कभी ले ना पाई। चिड़िया मुझसे पहले ही लेकर बैठी हुई है। बिजली कभी वो हार उठाती है और अपने पति के पास आती है। बादल उठो, जरा देखो इस सोने के हार को। बादल कप्पा उठ जाता है। ये क्या, सोने का हार? बिजली, ये तुम्हें कहाँ से मिला? बादल, मैंने ये सोने का हार चिड़िया की अलमारी से निकाला है। ये तो बहुत कीमती लग रहा है। हाँ पति जी, जब तक चिड़िया वापस आएगी हम ये सोने का हार लेकर यहाँ से भाग जाएंगे। हाँ बिजली, फिर किसी दूसरे जंगल में जाकर अपना बड़ा घर बनाएंगे और मौजें करेंगे। बादल कप्पा और बिजली कभी अपनी पुरानी पोटली वहीं फेंकते हैं और वहाँ से चिड़िया का हार लेकर भाग जाते हैं। कोमल चिड़िया एक सेब के पेड़ से पके हुए सेब तोड़ती है और ढेर सारे फल अपनी टोकरी में जमा करके वापस अपने घर के लिए जाती है। बिजली बहन, बादल भैया, आप दोनों कहाँ हो? लेकिन घर में तो कोई भी नहीं था। जब कोमल चिड़िया दूसरे कमरे में जाकर अपनी अलमारी को देखती है तो वो खुली हुई थी। जैसे ही वो पास जाकर देखती है तो अलमारी में उसके सोने का हार नहीं था। ये देखकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। कबूतर भैया ने ठीक कहा था कि आदतें कब बदलती हैं। वो कभी तो मुझे लूट कर चले गए, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से उन्हें जाने नहीं दूंगी। मैं उनका पीछा करती हूँ, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे।
कोमल चिड़िया अपने घर से निकलती है। तभी वो देखती है कि जंगल का मौसम बहुत खराब हो चुका है। तभी तेज हवाओं के साथ बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये देखकर कोमल चिड़िया वापस अपने घर के अंदर आ जाती है। ऐसे मौसम में मैं कहीं दूर भी नहीं जा सकती। लगता है मेरा हाथ अब मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। कौवे बारिश में फंस गए थे। वो आश्रय लेने के लिए कबूतर के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कबूतर दरवाजा खोलता है। कौवो, तुम? मेरी सुंदर आंखों वाले कबूतर भैया, हमें आज की रात अपने घर में रहने दो। नहीं नहीं कौवी, तुम दोनों चोर हो। मैं चिड़िया की तरह तुम कौवों का विश्वास नहीं कर सकता। ऐसा कहते हुए कबूतर अपने घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। वो दोनों पति पत्नी सोने का हार लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बिजली, जब तक बारिश नहीं रुकती हमें यहीं बैठना होगा। वो दोनों कौवे वहीं बैठ जाते हैं, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। आसमान पर एक जोरदार बिजली चमकती है और वो सीधी उन कौवों पर आकर गिरती है। बिजली गिरने से वो कौवे वहीं मर जाते हैं। वो पति पत्नी मर चुके थे और सोने का हार उनके पास पड़ा था। उन कौवों को उनके किए की सजा वहीं मिल जाती है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है। कोमल चिड़िया अपने घर से बाहर दाना ढूंढने के लिए निकलती है। चिड़िया की नजर कौवों पर जाती है। वो तुरंत वहाँ जाती है। बिजली और बादल, कितना अच्छा था जो तुम दोनों मेरे घर में मेहमान बनकर रहते और एक अच्छे पक्षी बनकर अपना जीवन गुजारते। जो करता है वही भरता है। फिर कोमल चिड़िया अपना सोने का हार उठाकर वापस अपने घर की ओर चली जाती है। काला कौवा, मैं सुंदर कौवा, बिजली से भी तेज, नाम है मेरा बादल कौवा, हा हा हा, ला ला ला। तेज बारिश में बादल कौवा अपना छाता लिए गुनगुनाते हुए जा रहा था। बादल, तुम यहाँ बैठे गुनगुना रहे हो और मैं तुम्हें पूरे जंगल में ढूंढ रही हूँ। चलो घर चलो, तुम्हारा भाई आया है, वो तुम्हें बुला रहा है। क्या? मेरा भाई आया है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहा ना, पहले कैसे बताती। मैं तो तुम्हें 2 घंटों से जंगल में ढूंढ रही हूँ। बादल कौवा जल्दी से अपने घर की ओर उड़ता है और पीछे पीछे बिजली का भी। मेरा छोटा भाई, बहुत अच्छा हुआ जो तुम मुझसे मिलने आ गए। मेरा भी बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने को। अगर अब तुम आ ही गए हो तो 2-4 दिन मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। घर में कुछ खाने को है नहीं, क्या तुम अपने भाई को भूखा रखोगे? बड़े भैया, मैं एक काम से आया हूँ तुम्हारे पास। हाँ हाँ भोले, बताओ। मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? भाई, माँ ने अपने लिए कुछ गहने खरीदे हैं। उनके पास पैसे थोड़े थे। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। कुछ दिनों में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। ये सुनकर बादल कौवा चुप हो जाता है और एक नजर अपनी पत्नी की तरफ देखता है। बोले, कितने पैसे कम है माँ के पास? भैया, अगर 1000 मिल जाता तो माँ का काम चल जाएगा। ये सुनकर बादल कौवा बिजली के पास जाता है और आहिस्ता से कहता है, बिजली, मेरी इज्जत का सवाल है। भैया क्या सोचेगा? पहली बार माँ ने भेजा है मेरे पास। जब भी मेरी माँ मेरे पास आती है तो हमेशा देकर ही जाती है। बादल जी, तुम्हारा भैया 1000 लेने आया है, कोई 10 रुपए नहीं। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूंगी? बिजली, कुछ तो करो। मैं भैया को खाली पंखों नहीं भेज सकता। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ कोई जुगाड़। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से बाहर निकलती है। ऐसी बारिश में अब मैं किसके पास जाऊँ? कुछ सोचते हुए बिजली कभी अपना छाता लिए तोते की दुकान पर जाती है। तोते भैया, मेरी सास बहुत बीमार हो गई है, उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर तुम उसके इलाज के लिए मुझे 1000 दे दो तो मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। बादल तो कहता है कि उसकी माँ बहुत अमीर है और वो जंगल के सभी पक्षियों पे पैसे बांटती है और तुम उसी के लिए हमसे पैसे मांग रही हो। तोते भैया, अब तुमसे क्या छुपाना, वो तो एक वक्त का दाना भी मांग कर खाती है। ना भी बिजली, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर होते तो मैं तुम्हें दे देता। हाँ, लेकिन चिड़िया के पास जरूर होंगे। तुम जाओ, वो तुम्हें दे देगी।
तोते की बात सुनकर बिजली कभी वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर जाती है। बिजली बहन, मैं तुम्हें पैसे जरूर दे देती, लेकिन अगर तुम मेरा पिछला उधार चुका देती। अभी तक तो तुमने मेरे पहले वाले पैसे भी देने हैं। 2 साल हो गए हैं, 2 दिन का कहा था तुमने। चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे सारे पैसे इकट्ठे लौटा दूंगी। नहीं बिजली, इस बार जो भी कर लो, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। अब मुझे तुम पर एतमाद नहीं रहा। जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ। फिर बिजली का भी वहाँ से चली जाती है। बादल जी, क्या चला गया तुम्हारा भाई? हाँ बिजली, बारिश रुकते ही भैया चला गया और कहा कि मैं पैसे लेकर शाम को उसे दे दूं। क्या तुम्हें पैसे मिल गए? नहीं मिले पैसे, तोते ने नहीं दिए और बुलबुल भी घर पर नहीं थी। और चिड़िया ने तो ये कहकर मुझे निकाल दिया कि उसे मुझ पर अब एतमाद नहीं रहा। वो चिड़िया हमेशा सबका ख्याल रखती है, लेकिन जब हमें कोई जरूरत हो तो हमेशा चू चू करती है। हाँ बादल जी, तुम्हारे कहने पर गई थी मैं उस छोटी चिड़िया के पास। बिजली, अगर चिड़िया ने उधार नहीं दिया तो फिर क्या हुआ? हम उसके पैसे चुरा लेंगे। हाँ पति जी, देखते हैं फिर वो चिड़िया हमें पैसे कैसे नहीं देती। आज रात हम उस चिड़िया के पैसे चुरा लेंगे। बिजली का भी और बादल का पार रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है, वो दोनों पति पत्नी अंधेरे में निकलते हैं। वो दोनों पति पत्नी रात के अंधेरे में चिड़िया के घर के पास जाकर बैठ जाते हैं। मीना बेटी, क्या दरवाजा बंद कर दिया है? हाँ मम्मा, मैंने दरवाजे की कुंडी लगा दी है। क्या मैं खिड़की भी बंद कर दूं? नहीं मीना, खिड़की खुली रहने दो, बाहर से ताज़ा हवा आती है और जंगल की ताज़ा हवा मुझे बहुत अच्छी लगती है। ऐसे बातें करते करते वो सब सो जाते हैं। कपा और कवि खिड़की के पास आकर देखते हैं। बिजली, सो गए, सभी सो गए। अब जल्दी से चलो और चिड़िया के पैसे चुरा लो। वो दोनों पति पत्नी खिड़की के रास्ते से चिड़िया के घर में घुस जाते हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं जानते थे कि चिड़िया अभी जाग रही है। जैसे ही वो कभी अलमारी की तरफ जाते हैं तो चिड़िया की आंख खुल जाती है। वो उठ जाती है और कपों को देख लेती है। कोमल चिड़िया जल्दी से अपनी लाठी उठाती है और पीछे से जाकर कपों को मारने लगती है। हाय हाय, मेरी पूंछ टूट गई। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो। हाँ कोमल बहन, मेरा पंख भी टूट गया है, छोड़ दो, हमें छोड़ दो। काले कापो, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार मार कर तुम्हें उल्लू बना दूंगी। ऐसे काले कापों को उनके किए की सजा मिलती है और वो वहाँ से भागकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद। मोटी 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 चील चाची, देखो जरा इस मोटी चील को, कितनी मोटी है, उड़ भी नहीं सकती। अच्छा, अगर मैं मोटी हूँ तो तुम कौन सा स्लिम और स्मार्ट हो? अगर मैं स्मार्ट नहीं हूँ तो फिर क्या हुआ? मेरा नाम बिजली है, बिजली की तेजी से उड़ सकती हूँ। सर अपने आप को तो देखो, कितनी मोटी हो गई हो, उड़ भी नहीं सकती। चुप कर जा काफी, मैं तुझे मार दूंगी। अच्छा, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी वहाँ से चली जाती है। ऐसे बिजली कभी हर रोज चील को तंग किया करती थी। चिड़िया और तोते, पता है आज मैंने उस मोटी चील को बहुत तंग किया। मुझे बहुत मजा आता है उस मोटी चील को तंग करने में। बिजली, तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस चील को मत तंग किया करो। हाँ, चिड़िया ठीक कह रही है। अगर वो चील हमारे घोंसलों की तरफ आ गई तो हमें चैन से जीने नहीं देगी। फिर ना दिन को सुकून होगा और ना रात को। अरे मोटी चोंच वाले, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं अपनी तेज चोंच मार मार कर उस मोटी चील को नानी याद दिला दूंगी। रोज की तरह बिजली कभी आज भी चील को तंग करने जाती है। चील अपनी सहेली चील के साथ बैठी हुई थी। सुनहरी, जंगल के सभी पक्षी मुझसे बहुत डरते हैं। अच्छा, तो फिर जंगल के सभी पक्षी तुम्हारी बहुत इज्जत करते होंगे। तो और क्या, पक्षी तो मुझे अपने अंडे खुद देकर जाते हैं मेरे भोजन के लिए। मोटी चील अपनी सहेली के पास बैठी ऐसे अपनी तारीफें कर रही थी कि तभी वहाँ बिजली कभी आ जाती है। कमबख्त, ये काली कभी कहाँ से आ गई? कहीं मुझे मेरी सहेली के सामने बेइज्जत ना कर दे।
मोटी मोटी चील, गंदी गंदी चील। चील सहेली ये कभी से मोटी चील कह रही है। लगता है ये किसी और मोटी चील को ऐसा कह रही होगी। ना ना मोटी चील, मैं तुझे ही कह रही हूँ, गंदी काली शक्ल वाली मोटी चील। काली कपी, आज तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। भाग, जहाँ तक भागती है देखती हूँ मैं भी। मोटी चील जैसे ही बिजली कपी की तरफ उड़ती है तो बिजली कपी वहाँ से भाग जाती है। लेकिन आज मोटी चील भी आहिस्ता आहिस्ता उड़ते हुए बिजली कपी का पीछा करती रहती है। बिजली कपी उड़ते उड़ते थक जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। हाय हाय, मैं मर गई। ये आज मोटी चील तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। मोटी चील आहिस्ता आहिस्ता उड़ते उड़ते वहाँ भी पहुँच जाती है। बिजली कपी चील को देखते ही वहाँ से भागती है। काली कपी, देखती हूँ आज कहाँ तक जाएगी तू। मैं तेरा पीछा तेरे घर तक नहीं छोड़ूंगी। थक हार कर बिजली कपी अपने घर की ओर चली जाती है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारे पक्षियों के घोंसले हैं। अब तो मुझे यहाँ ढेर सारे अंडे भी मिलेंगे और पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे भी। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आती है। अरे चील, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ। मेरे घोंसले की तरफ गंदी आंख से देखने की कोशिश भी मत करना। चिड़िया, मैं तो उस काली कपी की खोज में यहाँ आई हूँ। वो कपी हर रोज मुझे मोटी चील कहकर तंग करती है। उस काली कपी का घोंसला उस पेड़ पर है, तुम वहीं जाओ। ये सुनते ही चील वहाँ से आगे उड़ती है। चील की आवाज सुनकर बिजली कपी अपने घर से बाहर निकलती है। अरे गंदी शक्ल वाली मोटी चील, तो यहाँ भी आ गई। चल भाग जा यहाँ से, तो मुझे कभी नहीं पकड़ सकती। काली कपी, अब मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली, तो भाग जहाँ तक भाग सकती है। बिजली कपी वहाँ से उड़ जाती है। मोटी चील बिजली कपी के घोंसले में जाकर लेट जाती है। रात को तो ये यहीं लौट कर आएगी, देखती हूँ मैं इसे। बिजली कपी इधर उधर उड़ती रहती है। रात हो जाती है। मोटी चील अभी तक बिजली कपी के घोंसले में ही बैठी हुई थी। ये कमबख्त मोटी चील तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी इसे तंग ना करती। ऐसा कहते हुए बिजली कपी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, वो मोटी चील मेरे घर में ही बैठी हुई है, मुझे आज की रात तुम अपने पास रख लो। ना बाबा ना, ताकि वो मोटी चील तुम्हारे लिए मेरे घर तक आ जाए। आओ, निकल जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें बहुत समझाया था। चिड़िया बहन, मैं तो मजाक कर रही थी, लेकिन ये मोटी चील तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। वो रात बिजली कपी एक डाल पर बैठकर ही गुजारती है। अगली सुबह चील अपनी सहेली के पास जाती है। चील सहेली, अगर तू उस कपी को मेरे पास ले आए तो मैं तुझे गाजर का हलवा खिलाऊंगी। ये तो मेरे बाएं पांव का खेल है, तुम बस गाजर का हलवा तैयार करो, मैं अभी उस कपी को अपनी जाल में फंसाती हूँ। बिजली कपी कबूतर से लड़ाई कर रही थी। काली कपी, तुम्हारी वजह से हम सब खतरे में हैं। अगर तू उस मोटी चील को तंग ना करती तो आज वो हमारे घोंसलों की तरफ ना आती। अच्छा ही तो है, वो मोटी चील तुम्हें खा ले। रोज तेरी ये गंदी गंदी आंखें देखकर मैं थक गई हूँ, तुझसे जान तो छूट जाएगी। ऐसा कहते हुए बिजली कपी वहाँ से चली जाती है। तभी मोटी चील की सहेली वहाँ आती है। कपी, मेरी बेटी की आज बर्थडे है, इसलिए मैंने सोचा कि गाजर का हलवा बनाऊं और पूरे जंगल के पक्षियों में बांट दूं, लेकिन अकेली ये मैं कैसे कर पाऊंगी। अरे चील, तुम तो वही हो ना जो मोटी चील के साथ बैठी हुई थी। हाँ हाँ, मैं वही हूँ, उसी ने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छी कवि हो, इसलिए सोचा कि तुम मेरी मदद करो। अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, मैं गाजर का हलवा पूरे जंगल के पक्षियों में अच्छे से बांट दूंगी। कितने दिनों से गाजर का हलवा खाने को मन कर रहा था, आज ये मौका मैं अपने पंख से नहीं जाने दूंगी। ऐसा सोचते हुए बिजली कपी चील के साथ चली जाती है। उन दोनों को जाता हुआ कोमल चिड़िया देख रही थी और वो बाकी पक्षियों के साथ उनका पीछा करने लगती है। जैसे ही बिजली कपी घर के अंदर जाती है तो चील बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। अरे ये क्या, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अब मेरी चील सहेली लेगी तुमसे बदला।
ऐसा कहते हुए चील अपनी सहेली को बुलाने चली जाती है। पीछे से सभी पक्षी आते हैं और दरवाजा खोलकर बिजली कपी को वहाँ से ले जाते हैं। मेरे दोस्तों, तुम सबका बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम मुझे ना बचाते तो वो मोटी चील मुझे खा जाती। इसलिए तो बिजली बहन, मैं हमेशा आपको समझाती रहती हूँ कि बड़े पक्षियों से ना दोस्ती अच्छी है और ना दुश्मनी। उस दिन के बाद से बिजली कभी चील के घर की ओर नहीं जाती। सागर वाले जंगल में सभी पक्षी बहुत अमीर थे। वहीं जंगल के एक कोने में चंदू चिड़ा अपने परिवार के साथ रहता था। चंदू चिड़ा एक गरीब कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचा करता था और उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। दिवाली करीब आ रही थी, इसलिए उसने ढेर सारे मिट्टी के दिए बनाए और उन्हें बेचने के लिए जंगल में निकल जाता है। लेकिन चंदू चिड़े को दिए से कोई खास कमाई नहीं होती। एक दिन वो दिए बेचते बेचते थक जाता है। सारा दिन गुजर गया, लेकिन अभी तक एक भी दिया नहीं बिका। अब मैं मानो और बच्चों के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। परसों जंगल में दिवाली है और हाल ये है कि मेरे पास दिवाली का सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं। यही सोचते सोचते चंदू चिड़ा अपने दिए उठाता है और वापस खाली पंखों घर लौट जाता है। घर के बाहर उसकी पत्नी मानू चिड़िया और दोनों बच्चे अपने पिता के इंतजार में बैठे हुए थे। अपने पति का उतरा हुआ चेहरा देखकर मानू चिड़िया सब समझ जाती है। चलो बच्चों, अंदर चलो, आपके पापा थके हुए हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि उनके बाबा आज भी खाली पंखों ही आए हैं। बच्चे सुबह से पटाखों की आस लगाए बैठे थे। फिर वो दोनों बहन भाई चुपचाप अंदर चली जाती हैं। भैया, हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। लगता है इस बार भी दिवाली हमें खाली पंखों ही मनानी होगी। मीना बहन, हम इतने गरीब क्यों हैं? ऊपर वाला हमें अमीर क्यों नहीं बनाता? कितने दिन हो गए, मैंने तो मिठाई की शक्ल तक नहीं देखी। सोचा था इस दिवाली में ढेर सारी मिठाई खाऊंगा, लेकिन भैया, लेकिन कुछ नहीं, देखना सब ठीक हो जाएगा। घर के बाहर मानो चिड़िया चंदू चिड़े को समझाती है। दिल छोटा मत कीजिए, दिवाली अभी परसों है, कल का दिन पूरा बाकी है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी दिवाली भी सभी पक्षियों की तरह अच्छी ही होगी। हाँ मानो, अब तो बस ऊपर वाले का ही आसरा है। मानो चिड़िया की बातें सुनकर चंदू चिड़े को तसल्ली होती है। अगले दिन मानो चिड़िया चंदू चिड़े के साथ दिए बेचने जंगल में जाती है, लेकिन आज भी उनकी इतनी कमाई नहीं होती। मानो, ये थोड़े से ही पैसे हैं, इनसे भला क्या मिलेगा? बच्चे घर पर मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो पटाखे और मिठाइयाँ मांग रहे थे। मानो चिड़िया भी चंदू चिड़े की बात सुनकर उदास हो जाती है। फिर वो अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। मानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ सो जाती है, लेकिन चंदू चिड़े को नींद नहीं आती। ए ऊपर वाले, मेरे बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि कैसा बाप है उनका। साल में एक बार तो आती है दिवाली, उन पर भी मैं अपने बच्चों को खुशियाँ नहीं दे पाता। जब मेरे बच्चे जंगल के बाकी पक्षियों के बच्चों को देखेंगे तो इनके दिल पर क्या गुजरेगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे बच्चे भी पटाखे फोड़ेंगे और जी भरकर मिठाइयाँ खाएंगे। ऐसा सोचते हुए चंदू चिड़ा अपने घर से आधी रात को निकल जाता है। दिवाली की रात है, सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों से बाहर होंगे। उनके घोंसले खाली होंगे। आज किसी घोंसले में से चोरी करके मैं अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदूंगा। फिर चंदू चिड़ा वहाँ से उड़ जाता है। आगे उसे एक घर दिखाई देता है जो लाइटों से सजा हुआ था। वो उस घर में चला जाता है। वो अभी घर में घुसा ही था कि किसी के गिरने की आवाज आती है। घर में से बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे, मैं तो फंस गया, लगता है दूसरे कमरे में कोई है, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन दूसरे कमरे से वो बच्चा लगातार रोए जा रहा था। जाकर देखता हूँ कहीं बच्ची अकेली तो नहीं। एक बार चुपके से देख लेता हूँ।
ऐसा सोचते हुए चंदू चिड़ा दूसरे कमरे में जाता है। एक छोटी कपी अपने घोंसले से नीचे गिरी हुई थी। उसके पाँव पर चोट आई हुई थी और उसका एक पंख नहीं था। चंदू चिड़े को उस छोटी कपी पर दया आ जाती है। अरे, इस बच्ची की उम्र तो मेरी मीना बेटी जितनी है। इसके तो पाँव पर बहुत चोट आई है। मुझे इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर चंदू चिड़ा वहाँ जाता है और वो बच्ची को उठाकर घोंसले में बिठा देता है। छोटी कपी भी चंदू चिड़े को देखकर चुप कर जाती है। अंकल, आप कौन हैं? मेरे मम्मा पापा तो घर पर नहीं हैं। वो दोनों अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने गए हैं। बेटी, क्या वो तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए? हाँ अंकल, वो हमेशा ऐसा ही करते हैं। मुझे कहीं भी अपने साथ नहीं लेकर जाते क्योंकि मैं उड़ नहीं सकती। छोटी कपी की बात सुनकर चंदू चिड़े का दिल भर आता है। वो ये भूल जाता है कि वो यहाँ चोरी करने आया था। बेटी, तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हारे पाँव पर दवा लगा देता हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मुन्नी है। आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं? बेटा, बस यही समझ लो कि तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा है। ये लो बेटा, मैंने दवा लगा दी है। सुबह तक तुम्हारा पाँव ठीक हो जाएगा। मुन्नी, क्या तुमने भोजन खाया है? नहीं अंकल। फिर चंदू चिड़ा रसोई से मुन्नी के लिए भोजन लाता है। फिर मुन्नी जी भरकर भोजन खाती है। आज वो बहुत खुश थी। फिर चंदू चिड़ा मुन्नी को लेकर घर से बाहर आता है। वो दोनों पटाखे बजाते हैं। मुन्नी तो आज बहुत खुश लग रही थी। तभी मुन्नी के मम्मा पापा भी घर आ जाते हैं। कौन है बे तू? घर खुला देखा नहीं कि घुस गया, चोर कहीं का। बादल जी, देख क्या रहे हो? डंडा उठाओ और मारो इस चोर को। चंदू चिड़ा कुछ कह पाता, बादल कप्पा एक बड़े डंडे से उसे मारना शुरू कर देता है। छोटी मुन्नी वहीं बैठी बैठी चंदू चिड़े को बचाने की कोशिश करती है। बाबा, छोड़ दो इन्हें। अंकल ने कुछ भी नहीं किया है। ये तो बहुत अच्छे हैं। देखिए ना, इन्होंने मेरी जान बचाई है। अगर आज अंकल ना होते तो मैं आपके सामने जिंदा ना होती। मुन्नी की बात सुनकर कप्पा और काफी चौंक जाते हैं। फिर मुन्नी उन्हें सारी बात बताती है। हमें माफ कर दो चिड़े, हमसे भूल हो गई। तुमने हमारी बेटी के लिए इतना कुछ किया और हमने बिना सोचे ही तुम्हें मारना शुरू कर दिया। ऐसा मत कहिए साहिब, मैं तो खुद आपके घर चोरी करने आया था, लेकिन मुन्नी बेटी की बातों ने मुझे इस पाप को करने से बचा लिया। अरे, चोरी करने क्यों आए थे? फिर चंदू चिड़ा सारी बात उन कपों को बताता है। चंदू चिड़े की बात सुनकर कपों का दिल पिघल जाता है। फिर कप्पा और कापी चंदू चिड़े के साथ ढेर सारे पटाखे और मिठाइयाँ लेकर उसके घर जाते हैं। घर के बाहर मानो चिड़िया उदास बैठी थी और उसके बच्चे दूसरे बच्चों को पटाखे फोड़ते हुए देख रहे थे। तभी अपने बाबा को देखकर बच्चे भागते हुए जाते हैं। इतने सारे पटाखे और मिठाइयाँ देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। चिड़िया बहन, आज तुम्हारे पति की वजह से ही हमें हमारी बच्ची सही सलामत मिल पाई है। इसलिए मैंने और बादल जी ने सोचा है आज के बाद आप सब भी हमारे साथ ही रहेंगे। ये सुनकर चंदू चिड़ा और उसका परिवार खुशी से झूम उठता है और वो सब मिलकर जंगल के सभी पक्षियों के साथ दिवाली का त्योहार मनाने लगते हैं। मानो चिड़िया अपनी 4 छोटी बहनों के साथ एक सूखे हुए पेड़ के नीचे सो रही थी, जहाँ धूप की किरण सीधा उन 5 बहनों पर आ रही थी। तभी बादल कप्पा कचरे से भरा हुआ शापर लेकर वहाँ आता है। अरे चिड़ियों, उठो उठो उठो, यहाँ मैं रोज कचरा फेंकता हूँ। न जाने इनको यहाँ नींद कैसे आ गई। अच्छा, सोती हैं तो सोती रहें, मुझे क्या, मैं तो कचरा फेंक के यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा कचरे का शापर फेंककर वहाँ से चला जाता है। कचरे की गंदी बू से वो 5 बहनें उठ जाती हैं। कितनी गंदी बू आ रही है, जरा देखो तो मेरी पुरानी डॉल भी कितनी गंदी हो गई है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया की सबसे छोटी बहन रोने लगती है। छोटी, चुप कर जाओ, रो मत, मैं तुम्हें नई डॉल ले दूंगी। झूठ झूठ झूठ, तुम बस झूठ बोलती हो।
आप हमारे लिए आज तक कोई भी अच्छा सा घर नहीं बना सकी। जरा देखो तो हमें कचरे में सोना पड़ता है। ये सुनकर मानो चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। यही तो दुख है छोटी, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ। छोटी, ऐसा नहीं कहते, मानो हमारी बड़ी बहन है। मैं और मानो बहन जा रही हैं जंगल में काम ढूंढने। फिर मानो चिड़िया अपनी बहन पूजा को लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगल में बहुत गर्मी थी। दीदी जरा रुको, मैं बहुत थक गई हूँ। फिर वो दोनों बहनें एक पेड़ के नीचे रुक जाती हैं। मानो बहन, जंगल में बहुत गर्मी है। ऐसी गर्मी में उड़ उड़ कर मेरे तो पंख भी चल रहे हैं। पूजा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमें अपनी बाकी बहनों के लिए उड़ना ही है। फिर मानो चिड़िया अपनी बहन पूजा को लेकर एक जूस की दुकान पर पहुँचती है, जहाँ तोता बैठा आम का जूस बेच रहा था। तोते भैया, हमें काम दे दो। नहीं नहीं, मेरे पास कोई भी काम नहीं है, तुम दोनों यहाँ से जाओ। तोते भैया, हमारे माता पिता नहीं हैं, हम 5 बहनें हैं। हम पर थोड़ी कृपया करो और कोई काम दे दो। एक बार कहा ना कि जाओ यहाँ से। तुम्हारी वजह से मेरे ग्राहक भी परेशान हो रहे हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। ए ऊपर वाले, मम्मा पापा के जाने के बाद ये दुनिया कितनी जालिम हो गई है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रोने लगती है। मानो बहन, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो हम चारों को कौन संभालेगा? पूजा, अब तो बस एक ही काम है, चलो हम बाजार में जाकर भीख मांगती हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों बहनें बाजार में एक सड़क के किनारे जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी में अमीर कवि आती है। कवि बहन, हम पे कृपया करो और खाने के लिए कुछ दाना दे दो, मेरी बहनें भूखी हैं। उस बड़ी गाड़ी में बैठी अमीर कवि उन चिड़ियाओं की बात नहीं सुनती। हट जाओ चिड़िया, मेरे रास्ते से हट जाओ। वो कवि अपनी गाड़ी आगे ले जाती है। तभी टक्कर से पूजा नीचे गिर जाती है। दीदी, आपको याद है इस जंगल में हम अपनी माँ के साथ नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कितने सपने लेकर आए थे? हाँ पूजा बहन, मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ, मुझे आज भी याद है। अर्ची, उठ जाओ, उठ क्यों नहीं रहे, उठ जाओ ना। तभी बिजली कवि कहती है, लगता है इस चिड़िया को अपने पति के जाने का बहुत गम लग गया है। अब न जाने ये अकेली चिड़िया कैसे अपनी 5-5 बेटियों को संभालेगी। मानो चिड़िया की माँ के सामने उसके पति की लाश पड़ी हुई थी। वो तो बस रोई ही जा रही थी। अगले दिन सावित्री अपनी 5 बेटियों को लेकर बैठी हुई थी। अब मेरी बच्चियों की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं कैसे पालूंगी अपनी बेटियों को। तभी सावित्री की नजर सामने कुछ घास पर जाती है। हाँ, मुझे चटाइयाँ और पंखे बनाने तो आते ही हैं, क्यों ना मैं इस घास से झाड़ू और पंखे बनाऊं। लेकिन उस जंगल के सभी पक्षी तो बहुत अमीर थे। जंगल का कोई भी पक्षी सावित्री से वो पंखे और चटाइयाँ नहीं खरीदता। काफी दिन ऐसे ही भूखे रहने के बाद सावित्री अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। तभी सावित्री की तबीयत खराब होती है और वो ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। तभी वो 5 बहनें अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन सावित्री तो मर चुकी थी। हाँ दीदी, मुझे भी सब याद है। माँ के जाने के बाद हम बहनें कितनी अकेली पड़ गई हैं। तभी उन बहनों की नज़र सामने कुछ हरी हरी घास पर जाती है। दीदी देखो ना, साथ में सूखी लकड़ियाँ भी हैं। हाँ पूजा, लगता है कोई लकड़हारा पक्षी ये सब काट कर गया है। हाँ दीदी, क्यों ना हम इन लकड़ियों और घास से अपना घर बनाएं। हाँ पूजा, तुम ठीक कहती हो। फिर मानो चिड़िया लकड़ियाँ उठाती है और पूजा घास। उस घास में एक तितली थी जो उनके साथ ही चली जाती है। अरे दीदी, ये आप घास क्यों लाई हैं? छोटी, हम इसे अपना घर बनाएंगे, ये घास बहुत ठंडी होती है। सुनो, मेरी मदद करो। अरे ये क्या दीदी, इस घास में तो आवाज आ रही है। अरे हाँ, यहाँ तो एक तितली है, क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई तितली हूँ। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ऐसा कहते हुए तितली अपने पर फड़फड़ाने लगती है
और बोलती है, ए घास की सबज धरती, इन चिड़ियों के लिए बना दे एक घर, ठंडा, महफूज और खुशियों से भरपूर। अचानक सारी घास चमकने लगती है और लम्हों में ही इनके सामने एक बड़ा जादुई घास का महल बन जाता है। दरवाजे सबज, दीवारें नरम, अंदर ठंडी हवा थी। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है। तभी जादुई तितली कहती है, दोस्तों, जो भी ख्वाहिश करोगे ये घर पूरी करेगा। ऐसा कहते हुए तितली गायब हो जाती है। फिर वो सभी बहनें उस घास के घर में चली जाती हैं। वो पांचों बहनें जो कभी कचरे में सोती थी, अब अपने जादुई घास के घर में हंसी खुशी रहने लगी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। जंगल में बादल गरज रहे थे और जोरों की बारिश हो रही थी। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में डरे हुए बैठे थे। काफी पक्षी तो कई दिनों से भूखे थे, क्योंकि जंगल में लगातार बारिशों से उनके घर में राशन अब खत्म हो चुका था। बादल कौवा और बिजली कौवी भूख से सताए हुए कबूतर के घर जाते हैं। वो दरवाजे पर दस्तक देते हैं। चीकू जी, इस समय कौन आया होगा? तुम चिंता नहीं करो, मैं देखता हूँ। फिर तोता दरवाजा खोलता है और कौवे घर के अंदर आ जाते हैं। तोते यार, अब तो हमसे उड़ा भी नहीं जा रहा था। भूख के कारण पेट में बहुत दर्द हो रहा है। चिंकी बहन, क्या आपके पास कुछ भोजन है? अरे बिजली बहन, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। जो भोजन हमने बरसात के लिए जमा किया था, वो तो आप दोनों ने बरसात शुरू होने से पहले ही चोरी कर लिया था। चिंकी, ऐसी छोटी मोटी शरारतें तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं, परंतु हमें क्या पता था कि बरसात इस बार इतनी देर तक रहेगी। ऐसी बरसात में अगर कुछ खाने को मिलेगा तो चिड़िया के घर से ही मिलेगा। यार तोते, चिड़िया की तो कुछ दिन पहले मुझसे लड़ाई हुई थी। वो तो मुझे कुछ भी खाने को नहीं देगी। मानो चिड़िया बहुत दयालु है, अगर उसके पास कुछ हुआ तो वो हमें जरूर देगी। तो ठीक है तोती बहन, चले हम सब चिड़िया के पास ही चलते हैं। फिर वो सब मानो चिड़िया के घर की ओर जाते हैं। तेज बारिश और ऊपर से ठंडी हवा ने तो गर्मियों के मौसम में ठंड बना दी थी। वो सब बहुत मुश्किल से उड़ते उड़ते मानो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही खिड़की से देख लिया था, इसलिए दरवाजा खोल दिया। चिड़िया बहन, हमने तो बहुत इंतजार किया कि बारिश रुक जाए, परंतु बारिश तो और भी ज्यादा तेज हो गई है। मैं और चीकू जी बहुत भूखे हैं। और हम भी। चिड़िया बहन, उस दिन जो मेरे पति ने तुमसे लड़ाई की थी, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। मानो बहन, अगर ऐसी बारिश में हमें कुछ खाने को ना मिला तो हम सब भूख से मर जाएंगे। आप सब चिंता ना करो, मैंने बरसात के लिए भोजन जमा कर रखा है। मैं अभी आप सबको भोजन देती हूँ। फिर मानो चिड़िया अपना भोजन वाला संदूक खोलती है, जिसमें उसने ढेर सारा अनाज जमा कर रखा था। वो सब पक्षियों को भोजन देती है। मैं तो सुबह ही चिड़िया के पास आ गया था। मुझे पता था ऐसे मौसम में चिड़िया के पास से ही मिलेगा भोजन। फिर वो सब भोजन खा लेते हैं। बादल जी, अब जाके पेट को कुछ आराम मिला है। मुझे तो लगा था कि मैं भूख से मर ही जाऊंगी। बाहर आसमान पर बादल और भी गहरे हो जाते हैं। वो बड़ा काला बादल खुद पर तो काबू ही नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर बारिश की मात्रा बहुत ज्यादा है। मैं कतरा कतरा नहीं बरस सकता, ऐसे तो मैं फट जाऊंगा। बाबा जी, आप अपने आप पर काबू रखें। अगर आप ऐसे फट गए तो जंगल में सभी पक्षी पानी में डूबकर मर जाएंगे। मेरे पास समय बहुत थोड़ा है, मैं और नहीं रुक सकता। बेटे, तुम जल्दी से जाओ और जंगल के पक्षियों को बता दो, ताकि वो सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बाबा, मैं अभी जाता हूँ। फिर वो छोटा बादल नीचे जंगल में आता है, परंतु उसे तो जंगल में कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देता। ये सब पक्षी कहाँ चले गए? अगर मेरे पिताजी फट गए
फिर तो सभी पक्षी मारे जाएंगे, जंगल में बहुत पानी आ जाएगा। ऐसा कहते हुए बादल आवाज देता है, कोई है, मेरी आवाज सुनो। जंगल के पक्षियों, आप सब कहाँ हो? दोस्तों, मुझे किसी के बुलाने की आवाज आ रही है। ये कौन हो सकता है जो ऐसी बारिश में हमें बुला रहा है? चिड़िया बहन, हमें जाकर देखना होगा, शायद कोई मुसीबत में हो। चिड़िया बहन, कबूतर ठीक कह रहा है, तुम जाओ कबूतर के साथ। जंगल में बारिश बहुत तेज थी। वो दोनों बाहर आते हैं। बादल उन दोनों को देखकर उनके पास जाता है। बादल जी, सब ठीक तो है ना? हम सब पक्षी तो बारिश से डरकर चिड़िया के घर में छुपे बैठे थे। मेरे काले बादल पिताजी, जो बादलों में से सबसे बड़े हैं, वो फटने वाले हैं। मैं आप सबको बताने आया हूँ कि आप सब पक्षी किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। अरे, ये तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन बादल कैसे फटते हैं? मेरे पापा ने पानी अपनी प्यास से कुछ ज्यादा ही पी लिया था और अब वो पानी का बोझ उठा नहीं पा रहे, क्योंकि उन पर हवाओं का दबाव बढ़ रहा है, जिस कारण वो फट जाएंगे। तो क्या बादल, हम पहाड़ों पर चले जाएं? छोटे बादल, क्या पहाड़ों पर तो नहीं आएगा पानी? बादल फटने से जोरदार धमाका होगा और बारिश की बूंदें गिरने की बजाय एकदम ढेर सारा पानी नीचे आएगा। ये अच्छा ही है कि तुम सब पहाड़ों पर चले जाओ। फिर वो छोटा बादल आसमानों में चला जाता है और चिड़िया और कबूतर वापस अपने घर लौट आते हैं। चिड़िया बहन, कौन था? क्या कोई मुसाफिर था या फिर कोई मुश्किल में था? दोस्तों, मुश्किल में कोई और नहीं, बल्कि हम सब मुश्किल में फंस गए हैं। दोस्तों, हम सबको यहाँ से जाना होगा। चिड़िया बहन, तुम हम सबको ऐसे डरा क्यों रही हो? आखिर हुआ क्या है? हमें क्यों और कहाँ जाना होगा? दोस्तों, एक बड़ा बादल फटने वाला है। छोटा बादल हमें बताने आया था ताकि हम सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। बहुत सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरने वाला है। ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत डर जाते हैं। अच्छा चिड़िया बहन, तो हम सब अब कहाँ जाएंगे? हम सबको पहाड़ों पर जाना होगा। लेकिन पक्षियों, वहाँ जाकर हम क्या खाएंगे? दोस्तों, हम सब ये मेरा भोजन ले जाते हैं। फिर वो सब ऐसा ही करते हैं। चिड़िया अपने भोजन का संदूक लेकर सभी पक्षियों के साथ वहाँ से उड़ जाती है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। ऐसा कहते हुए वो बड़ा बादल जोर से फट जाता है और बहुत सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरता है। पानी तो इतना ज्यादा था कि हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। सभी पक्षी भी पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं। ये आवाज कैसी थी? बहुत जोर का धमाका हुआ है। दोस्तों, मुझे